में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं एमपीपीएससी के सिलेबस और साथ ही एमपीपीएससी की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक लें इसके बारे में जानकारी दूंगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि अगर आप एमपी में डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, डीएसपी या फिर आप तहसीलदार बनना चाहते हैं, नायब तहसीलदार, तो फिर आपको एमपीपीएससी एग्जाम देना होगा। एमपीपीएससी एग्जाम 3 स्टेज में होता है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जाम में केवल पास होना होता है। जब आप पास हो जाएंगे तभी आप मेंस एग्जाम में बैठ पाएंगे। यहाँ पर बता दूं कि प्रीलिम्स एग्जाम के जो नंबर है वो काउंट नहीं होते हैं, मतलब कि ये केवल मेंस एग्जाम में बैठने के लिए केवल देना होता है। इसके बाद मेंस एग्जाम के जो नंबर होंगे और इंटरव्यू के, इन दोनों के नंबर होंगे, वो दोनों जोड़ करके ही आप पास होंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज बता दूं कि अगर आप एमपी में सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आते हैं, मतलब एमपीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और उसमें टॉप करते हैं, टॉप 1, 2, 3 में है, 4 में है, तो आपको डिप्टी कलेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं। तो इसलिए अगर आपने पहला प्रेफरेंस डिप्टी कलेक्टर रखा है तो आप डिप्टी कलेक्टर डेफिनेटली बनेंगे अगर आप टॉप किए हुए हैं तो। अब मैं बात करती हूँ एमपीपीएससी के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले मैं बताऊंगी प्रीलिम्स के बारे में। एमपीपीएससी में कुछ चेंजेस हुए हैं। 2019 तक इसका सिलेबस अलग रहा है और 2020 में जो एग्जाम अभी होने वाला है इसका सिलेबस थोड़ा अलग हो चुका है। बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं और बहुत सारी चीजें जोड़ दी गई हैं। तो मैं 2020 का ख्याल में रखते हुए, मतलब जो एग्जाम अभी होने वाला है उसके ख्याल में रखते उसके सिलेबस को मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में मध्य प्रदेश का इतिहास या हिस्ट्री, संस्कृति और साहित्य के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश के इतिहास की बहुत सारी घटनाएं हैं, प्रमुख राजवंश है उसके बारे में पूछा जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं और स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जातियां, जनजातियां, बोलियां, ये सब पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल और मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, ये सभी चीजें आपको पढ़ना होगा मध्य प्रदेश के इतिहास में, संस्कृति और साहित्य में। और इसके अलावा आपको अलग से कोई तैयारी नहीं करना है मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड में। इसके बाद भारत का इतिहास आपको पढ़ना होगा। भारत के इतिहास में प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं और उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, ये आपको भारत के इतिहास या इंडिया की हिस्ट्री में पढ़ना है। इसके बाद आपको एमपी का जियोग्राफी तैयार करना होगा, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियां, पर्वत, पर्वत श्रृंखलाएं, जलवायु, प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, परिवहन, प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो कोई भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको सभी टॉपिक तैयार करना होगा। इसके बाद आपको भारत एवं विश्व का भूगोल भी तैयार करना होगा, जिसमें आपसे भौतिक भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें सभी टॉपिक क्लियरली बता दिया गया है, जैसे कि आर्थिक भूगोल में आपसे प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां और पर्वत के बारे में पूछा जाएगा। विश्व के प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा, ये सारी चीजों के बारे में पूछा जाएगा। तो ध्यान से सभी टॉपिक जो क्लियरली बता दिया गया है उसको तो आप ध्यान से पढ़ें, याद रखें और बार बार रिपीट करें। इसके बाद राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें क्लियरली बताया गया है कि आपको मध्य प्रदेश का संवैधानिक व्यवस्था, मतलब कि राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा और उच्च न्यायालय के बारे में आपको पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय प्रशासन व्यवस्था है, इसके बारे में भी जानना होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद राज्य की अर्थव्यवस्था क्या है, मतलब कि मध्य प्रदेश की जननांकी एवं जनगणना, आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग और जातियां, अनुसूचित जातियां, जनजातियां और राज्य के प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, ये सारी चीजें आपको तैयार करनी होगी।
जो जो टॉपिक इन्होंने सिलेबस में बता दिया है वो तो आपको तैयार करना ही है, इससे बाहर कुछ भी तैयार नहीं करना है। इसके बाद सिलेबस में भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था के बारे में भी बोला गया है कि आप इससे रिलेटेड तैयारी जरूर करें। इसमें बहुत सारे टॉपिक दिया गया है जो आपको पढ़ना होगा। भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935 ये आपको तैयार करना होगा, ये हिस्ट्री में भी है। संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संवैधानिक संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास एवं विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात, वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, एनएसई और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, इन सभी टॉपिक को आपको तैयार करना होगा। इसके अलावा आपको कोई भी अलग टॉपिक बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है। इसके बाद साइंस एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनमें भी टॉपिक बता दिए गए हैं और इन्हीं टॉपिक को आप तैयार करें। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं जैव विविधता, पारिस्थितिकीय तंत्र, पोषण, आहार एवं पोषक तत्व, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। इसके बाद करंट अफेयर की तैयारी करना होगा, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पर, और स्टेट लेवल को जरूर ध्यान रखें। इसमें आपको महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और संस्थान के बारे में पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण घटनाएं आपको देखनी होगी, भारत और मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं और पुरस्कार, ये चीज तो जरूर ध्यान रखें। हर साल इसमें से एक क्वेश्चन तो निश्चित है आता ही है, और उसके बाद इससे ज्यादा संख्या तो हो ही सकती है। इसके बाद सिलेबस में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में भी पढ़ने को कहा गया है, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स के बारे में भी आप पढ़ें। इसके बाद राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाओं के बारे में आपको तैयार करना है, सांविधिक संस्थाओं के बारे में पढ़ना है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब कि एमपीपीएससी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, SC/ST आयोग। इसके बाद इसमें ओबीसी से रिलेटेड जितने संस्थाएं हैं, सूचना आयोग है, सतर्कता आयोग है, एनजीटी है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। दोस्तों ये तो था प्रीलिम्स का सिलेबस। इसके बाद मेंस का सिलेबस है, लेकिन मेंस के सिलेबस में ये सभी टॉपिक फॉलो होते हैं, मतलब कि यही टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना है। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो मेंस एग्जाम में बेहतर तरीके से लिख पाएंगे, उसमें कोई भी नई चीज नहीं है। तो इसलिए प्रीलिम्स के जो टॉपिक्स दिए हैं इसे बेहतर तरीके से तैयार करें। इसके बाद हम बात करते हैं एमपीपीएससी के मेंस एग्जाम में कितने पेपर होते हैं। तो बता दूं कि यहाँ 6 पेपर होते हैं। 6 पेपर में शुरुआत के जो 4 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड, जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ, ये 3-3 घंटे के होते हैं। और शुरुआत के जो 3 पेपर हैं वो 300 नंबर के होते हैं। इसके बाद 5वां और 6ठा पेपर, 5वें पेपर 3 घंटे का होता है और 6ठवां पेपर 2 घंटे का होता है। 5वां पेपर सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का होता है और 6ठवां पेपर हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन का होता है। 4था और 5वां पेपर 200 नंबर के होते हैं और 6ठवां पेपर 100 नंबर का होता है। इसका मतलब है कि मेंस में जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं वो टोटल नंबर 1400 के होते हैं। इसके बाद जो इंटरव्यू होता है वो होता है 175 नंबर का। इसका मतलब है कि आपको एमपीपीएससी फाइनली क्वालिफाई करने के लिए 1575 नंबर में से जितने ज्यादा से